बेकार ही बिजली का खर्च बढ़ाया हुआ है। और अब तो पापा को एक नया विषय मिल गया था। तो पापा दिन में एक बार ज़रूर दोहरा दिया करते थे कि तरुण की पहली औलाद लड़का हो जाए तो वंश चल जाए, आगे भगवान की मर्जी। और ये बात कहते हुए ऐसे सांस छोड़ते कि अगर लड़की हो गई तो जाने कौन से पहाड़ टूट पड़ेंगे। पर मैं ईश्वर से यही मांगती थी कि हे ईश्वर, चाहे लड़का हो या लड़की, जो भी हो बस स्वस्थ हो। मैंने सुना था कि तरुण की बहन की शादी पिताजी ने 17 वर्ष की उम्र में ही गांव में करा दी थी। उनका कहना था कि लड़की जितनी जल्दी अपने घर चली जाए उतना अच्छा। शादी के साल भर में डिलीवरी के समय माँ और बच्चे दोनों को देहांत हो गया। पिताजी ने उन्हें गर्भावस्था में भी कभी आराम के लिए नहीं बुलाया। एक दिन मेरा जी बहुत भारी था तो तरुण ने कहा, सुरभि, कल सुबह तुम तैयार हो जाना, थोड़ा तुम्हें घुमा लाऊंगा, मन अच्छा हो जाएगा। तुम घर में उब रही होंगी, ऐसे समय में तुम्हें खुश रहना चाहिए। एक बार पिताजी से पूछ लेते। अरे अब इसमें पिताजी क्या मना करेंगे, तुम तैयार हो जाना, तरुण बोले। जाते समय इन्होंने पिताजी को बताया तो पिताजी अपने कमरे में थे। मैं पिताजी का रिएक्शन देख नहीं पाई और तरुण को तो किसी के भाव पढ़ना ही नहीं आता। मैंने भी जाने की खुशी में इस ओर ध्यान नहीं दिया और पिताजी को मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा था। या शायद दिन भर की चाकरी करने वाली एक सेविका जो दिन भर पिताजी खाना तैयार है, पिताजी चाय पी लीजिए, पिताजी दवाई खा लीजिए, इनके कामों में लगी रहे, उसका जाना अच्छा नहीं लग रहा था। शाम होते होते हम लौट आए थे। खाना हम बाहर से लेते आए थे। तरुण बोले, थकान में खाना कैसे बनाओगी, बाहर से ही लेकर चलते हैं। आते ही मैंने गैस पर चाय चढ़ा दी और पिताजी को चाय दे दी। तरुण कमरे में आकर लैपटॉप पर ऑफिस की मेल चेक कर रहे थे। जब तरुण को चाय देकर वापस आई तो देखा पिताजी आंखें मूंदे आराम कुर्सी पर बैठे हैं और चाय वैसी की वैसी रखी हुई है। मुझे लगा कि पिताजी ने ध्यान नहीं दिया। पिताजी, चाय ठंडी हो रही है, मैंने कहा। ये कोई चाय पीने का समय है, अंधेरा हो चला है, पिताजी रुखाई से बोले। मुझे थोड़ी शंका हुई कि पिताजी शायद बुरा मान गए हैं मेरे जाने का। मैंने तरुण से कहा तो तरुण ने ये कहकर बात खत्म कर दी, अरे मन नहीं होगा उनका चाय पीने का, तुम भी कुछ ज़्यादा सोच लेती हो। उसके बाद पिताजी अनमने से ही रहे। कुछ पूछने पर तरुण को भी केवल हूँ हाँ में जवाब देते रहे। रात को खाने के टाइम पर मैंने तरुण से कहा, खाना लग गया है, पिताजी को खाने के लिए बुला लाएं। तरुण माहौल को हल्का करते हुए बोले कि पिताजी आइए खाना खाते हैं, आज खाना बाहर से लाए हैं, बहुत समय हो गया है, बाहर का खाना खाए। पर पिताजी ने कोई उत्तर नहीं दिया, न अपनी जगह से ज़रा भी हिले। इन्होंने जब एक दो बार और कहा तो पापा ने कहा, आज मेरा पेट सही नहीं लग रहा है, कुछ खाने की इच्छा नहीं है, बहू अगर चाहे तो नमकीन दलिया बना दे, कुछ हल्की सब्जियां डालकर। मैं जो बस सोने के लिए बेड पर जाने की राह देख रही थी, उनकी इस बात से खीज से भर उठी और मन हुआ कि चिल्लाकर कह दूं कि मैं अब कुछ नहीं बना पाऊंगी। लेकिन ये ना हो सका और मैंने अपनी सारी थकान को परे करते हुए सब्ज़ी काटकर कुकर में दलिया चढ़ा दिया। तरुण और पिताजी ने तो खाना खा लिया, पर मेरा जी ऐसा उचाट हुआ कि खाना खाने की इच्छा ही नहीं, मर गई। डॉक्टर का कहा याद आया, पर जब मन दुखी हो जाए तो फिर किसी की नहीं सुनता और रसोई समेटकर सोने चली गई। सुबह फिर वही सिलसिला शुरू। दिन रात के तनाव से सुरभि का शरीर अंदर से खोखला होता जा रहा था। लाख कोशिश करती पर चाहते हुए भी कुछ भी अनदेखा नहीं कर पा रही थी। ना तो वह तरुण से कुछ कह सकती थी और ना पिताजी से। अगर कुछ कहती तो शायद एक आदर्श बहू को ये शोभा नहीं देता। लेकिन अब मुझे इस आदर्श बहू की इमेज से चिढ़ होने लगी थी। मन और सम्मान से सेवा करना क्या सज़ा हो जाता है? मैं जो इतने दिनों से 2 घड़ी चैन की सांस लेने को भी तरस गई थी। रात में सोते समय भी
अगले दिन के काम की चिंता मन पर भारी तनाव बना रहा था। जो दिन महिलाओं के जीवन में तमाम लाड़ लड़वाने वाले होते हैं, देखभाल करवाने के होते हैं, वो दिन मेरे जीवन के सबसे कठिन दिन बनते जा रहे हैं। पाँव में हल्की हल्की सूजन रहती थी, अंदर से कमज़ोरी महसूस होती, चक्कर आते, उल्टी से बेहाल रहती थी, पर चाह कर भी मेरे हाथ में कुछ नहीं था। सब कुछ करना ही था। मैं अपने शरीर को धकेलती हुई समझाती रहती कि बस कुछ दिनों की ही बात है और काम निपटाती रहती। इन दिनों वैसे भी कुछ खाया नहीं जा रहा। रसोई में सब्जी छौंकने की महक भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, पर क्या करती, खाना खाया नहीं जाता। किसी तरह दवा खाने के लिए बस थोड़ा बहुत खा लेती। बाहर का खाना घर में आ नहीं सकता था। पिताजी ना खुद खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। उनके अनुसार हर हाल में घर में खाना बनाना बहू की जिम्मेदारी है। मेरे पास घर का काम मरते गिरते करने के अलावा कोई और चारा ना था। मैंने सोच लिया था कि इस हालत में तरुण से बात करके अपने मायके चली जाऊंगी 2-1 महीने के लिए। एक दिन सुबह मैं उठ नहीं पाई। अलार्म की आवाज़ से तरुण उठे। मुझे अभी तक लेटा पाया। उन्होंने मुझे जगाने के लिए मेरे गाल पर हाथ लगाया तो बोले, सुरभि, तुम्हें तो तेज़ बुखार है। ना जाने कब तक अलार्म बजता रहा। उनके छूने से मेरी नींद खुली तो उन्होंने ही बताया बहुत देर से अलार्म बज रहा था। तरुण ने डॉक्टर को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया प्रेगनेंसी में कोई दवा नहीं दे सकते, आप ठंडे पानी की पट्टियाँ माथे पर रखें। तभी बाहर से पिताजी की आवाज़ आई, सूरज सिर पर चढ़ गया है और घर की बहू को सोने से फुर्सत नहीं, अब चाय पानी खुद ही बनाकर पिएं। उनके बड़बड़ाने से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। पेट में तेज़ दर्द के साथ चिल्लाकर मैं बेहोश हो गई। तरुण भागकर गाड़ी निकाल लाया और तुरंत सुरभि को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और कुछ और चेकअप किए। फिर तरुण को अंदर बुलाया। मैंने आपको समझाया था कि ये अंदर से कमज़ोर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है और अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। इनको बीपी इतना कैसे बढ़ा हुआ है? लापरवाही की वजह से इनका मिस्ड अबॉर्शन हो गया है। इनका तुरंत अबॉर्शन करना होगा। साथ में इनकी हालत भी नाजुक है तो तुरंत एडमिट करवाइए। और फिर मेरी देह से मेरे अंश को निकालने के लिए सिस्टर को बुलाकर हिदायतें देने लगीं। मुझे एडमिट कर लिया गया और सारी ज़रूरी औपचारिकताओं के बाद फिर डॉक्टर ने मेरा अबॉर्शन कर दिया। 3-4 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हुए समय उन्होंने दोबारा मेरा चेकअप किया और तरुण को बुलाकर दवा और मेरा ख्याल रखने को लेकर ज़रूरी बातें समझाईं। मैं इतने दिनों से भरी हुई थी। डॉक्टर अपनी बात कह रही थी और उनकी बात सुनते हुए मेरी आंखों से इतने दिनों का रुका हुआ आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा था। डॉक्टर को मेरी मनोस्थिति का अंदाज़ा था। उन्होंने बड़े प्यार और अपनेपन के साथ मुझे समझाया, ज़्यादा तनाव मत लो बेटा, बहुत जल्दी फिर से माँ बनोगी। मैं खाली लुटी पिटी सी घर चली आई। पिताजी मुझे सांत्वना देने के लिए मेरे कमरे में आए तो मैंने आंखें मूंद लीं। उनके जाने के बाद मैंने तरुण से कहा, मैं अभी बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। बिस्तर पर लेटे लेटे ही तरुण से बोली कि तरुण, अब तो तुम्हारे पिताजी खुश होंगे कि मैंने अपनी गोद सूनी कर दी, लेकिन तुम्हारे पिताजी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। तरुण की आंखों में आंसू थे और वे मुझसे नज़र नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि इतना गलत करने का बढ़ावा तो तरुण ने ही दिया था। पर इससे क्या हासिल होगा? अब देह और मन को जो कष्ट मिला था उसकी भरपाई अब किसी भी तरह संभव ना थी। तरुण भी अपनी पहली संतान खोने का दुख और सुरभि की जान से खिलवाड़ का दोषी खुद को मान बेचैन था। अगर उसने पिताजी की फिजूल जिद का पहले ही विरोध किया होता तो आज ये अनर्थ उसे नहीं देखने पड़ते। सुरभि ने उदास स्वर में तरुण से कहा, उसे कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास छोड़ आए। तरुण पिताजी के पास जाकर बोला, पिताजी, आपकी कल की टिकट
करा रहा हूँ। आपकी बहू अपने मायके जा रही है। जब वो नहीं तो आपकी सेवा टहल कौन करेगा? आपके लिए तो बहू एक पैर पर हाजिर रहनी चाहिए। उसके बिना आपको किसी की सेवा नहीं चाहिए। यही सब फिजूल की जिद आपने जिंदगी भर मेरी माँ से की। कभी सांस भर 2 पल वो चैन से बैठ नहीं पाई। आपने कभी उनकी परवाह नहीं की और समय से पहले अस्वस्थ हो वो स्वर्ग सिधार गईं। आप मेरे पिता हैं, इस नाते मैंने आपकी कोई बात नहीं टाली। आपको दुख ना हो इस कारण आपकी गलत बातों और जिद में हाँ मिलाता रहा, जो बिल्कुल गलत था। बड़े बूढ़ों को भी समय और परिस्थिति के हिसाब से बदल जाना चाहिए, वरना उनकी फिजूल जिद से ऐसे अनर्थ भी हो जाते हैं। अगर एक पुत्र का धर्म माता पिता की सेवा होता है तो पत्नी का सुख दुख में साथ देना भी होता है। जब एक बहू आपको मान सम्मान और सेवा देती है तो उसकी सेवा के बदले में उसे